नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जॉब न्यूज़ हिंदी में। यहाँ पर हम सभी प्रकार की जॉब, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, संविदा पे हो, परमानेंट हो, किसी भी प्रकार की जॉब हो, सभी प्रकार की जॉब के बारे में हर दिन हर एक नई जॉब के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं आंगनबाड़ी भर्ती 2021 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। यहाँ दोस्तों हम बताएंगे कि आवेदन कैसे करना है, आवेदन फॉर्म कब से आ रहे हैं, पदों की संख्या कितनी है, योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या है, वेतनमान कितना है, वेतन कितना मिलेगा, किस पद पे कितना वेतन है, इसके बारे में बताएंगे। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार की जॉब्स की अपडेट्स आपसे छूटे ना, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शैक्षिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व मिनी केंद्र की कार्यकर्त्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिका हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। और अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायकों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु की जो बात की गई थी वो 45 वर्ष होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पे पदोन्नत चाहते हैं या उस पद पे चयन चाहते हैं तो इसके लिए आयु आपकी 50 वर्ष से अधिक होगी तो नहीं हो पाएगा। और आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कुल मिला के बात यह है कि जो मार्कशीट होगी आपकी उसमें जो DOB लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आयु उसी के अनुसार मानी जाएगी। और ये नेक्स्ट पॉइंट है कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब 62 वर्ष पे आप रिटायर हो जाएंगे। गवर्नमेंट आपको 62 वर्ष तक कार्य करने का मौका देगी। तो चलिए आगे जानते हैं चयन हेतु पात्रता व अर्हता। अर्हता पात्रता सब एक ही चीज़ है, कहने की बातें हैं। तो का वर्ग में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अर्हता सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी 50 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। तो सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो। सहायिका से कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो। कुल मिला के आरक्षण जरूर दिया जाएगा अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं जो भी सदस्य, तो उन्हें प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं? तो इसके लिए आपको सक्षम अधिकारी जैसे DM हो गया या SDM हो गया, लोकवाणी केंद्र से जैसा भी हो, आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या, ये एक रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, संख्या इतनी दिनांक 14/9/2015 के अनुसार होगा। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 14/9/2015 में आय सीमा हेतु कट ऑफ निर्धारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में
56,460 रुपये प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। संक्षिप्त में बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके परिवार की मिला के आय कुल 46,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा शहरी क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी 56,460 रुपये पारिवारिक आय होनी चाहिए, मतलब इससे कम होनी चाहिए कुल मिला के। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आप आय इससे अगर ज़्यादा होती है तो आप कहने का मतलब गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं। बात करते हैं सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में जो भी निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला या फिर विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्रों में वहीं की निवासी हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा महिला हो या परित्यक्ता महिला हो, बात वही है, तलाकशुदा परित्यक्ता एक ही है, थोड़ा बहुत 19-20 है, वो बात की बात है। लेकिन हम इधर जानेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हो। ये समझने वाली बात है भैया कि देखिए, अगर आप जिस गांव के निवासी हैं, जिस वार्ड के निवासी हैं, जिस शहर के निवासी हैं, वहीं के लिए आपको चयनित किया जाएगा। आप ये नहीं है कि आप गोंडा के रहने वाले हैं तो बाराबंकी में भर देंगे, बाराबंकी के रहने वाले हैं तो लखनऊ में भर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ की हैं, जहाँ का निवास प्रमाण पत्र है वहीं का है। अच्छा, और अब अगली बात जानते हैं कि निवास एवं आय के संबंध में उप जिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र होगा वो एसडीएम या तहसीलदार ही बनाएगा, जो कि लोकवाणी पे बन जाता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जो कि वहाँ के एसडीएम या डीएम बना के देंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन के किए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे, पहले तो उसे वरीयता दी जाएगी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर वो गरीबी रेखा के नीचे वाली नहीं मिलती है तो जो ऊपर वाले हैं तो उनके चयन पर विचार किया जाएगा या फिर उनका चयन किया जाएगा। आगे की बात जानते हैं कि यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित न्याय पंचायत में उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जा सकता है। श्रेणीवार चयन होगा, ये तो चयन प्रक्रिया की बात रही। अब आवेदन पत्रों की प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आवेदन पत्रों की प्राप्ति के बारे में जानते हैं कि आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। कुल मिला के एक नोटिफिकेशन और आएगी, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, आप लोग को भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करे होंगे चैनल को हमारे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए होंगे तभी ये नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर अगली जानकारी और धड़ल्ले से सबसे पहले प्राप्त आपके पास पहुँचे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आंगनबाड़ी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसका हम वीडियो तुरंत लेके आएंगे जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होती है। तो खैर आगे की बात करते हैं। तो पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी से केंद्रीय रूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे समरूपता बनी रहे, अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत चयन प्रक्रिया 45 दिवस में पूर्ण कर ली जाएगी। बहुत ही जल्द चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत फास्ट ये भर्ती है और बहुत जल्दी जैसे ही आप विज्ञापन प्रकाशित होते हैं उसके 45 दिन के अंदर ही सारा कार्यभार आप संभाल लेंगे अगर चयन हो जाएंगे तो। अच्छा, चयन समिति का गठन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका चयन किस प्रकार से होगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायकों की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी क्षेत्रों एवं चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। देखिए, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित अधिकारी बैठेंगे, जो चयन समिति का गठन होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए, पहले तो जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बैठेगा, जो समिति की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष रहेगा।
दूसरे नंबर पे जनपद का जिला कार्यक्रम अधिकारी। हाँ, प्रत्येक जनपद में एक जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है, वो सदस्य सचिव बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सदस्य सचिव बनाया जाएगा। और एक तीसरा और होगा, जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी लिया जाएगा, वो भी इस समिति का सदस्य होगा, जिससे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो भी कुछ है तो उसमें कोई धांधली ना हो पाए किसी प्रकार की, उन्हें दबाया ना जाए, इसलिए उनका भी एक अधिकारी बैठेगा। और ऐसा नहीं बैठेगा कि कोई घूस-पात ले रहा हो अधिकारी, या फिर उसकी जो अच्छी ख्याति प्राप्त वाला अधिकारी होगा वही बैठेगा, ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारी। तो बात करते हैं चौथे की, तो जनपद स्तरीय अन्य पिछड़ी जाति व अच्छी ख्याति प्राप्त जिलाधिकारी भी एक प्रकार का सदस्य होगा। आगे की बात करते हैं कि जनपद में तैनात समूह का अथवा खा वर्ग की महिला अधिकारी भी होगी। तो दोस्तों, महिला अधिकारी भी होगी इसमें, मतलब कुल मिला के एकदम बहुत विधिवत ढंग से ये भर्ती कराई जाएगी। किसी प्रकार का डर दबाव नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। और एक और वो होगा सदस्य जो कि प्रस्तुतकर्ता होगा या फिर संबंधित परियोजना का बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो ये तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी एक सदस्य होगा। तो कोरम की बात करते हैं तो चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये 6 सदस्यों में अगर 2 सदस्य नहीं आएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर 3 नहीं आएंगे तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि 6 सदस्यों में 4 सदस्यों की उपस्थिति बेहद अनिवार्य है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, किंतु उसमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जो सदस्य के अनुपस्थिति में होगा उसका विवरण अंकित किया जाएगा। दोस्तों, अब मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ये मेरिट सूची के आधार पे ही की गई है। तो मेरिट सूची की बात करते हैं तो एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिनमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। दोस्तों, जैसे मान के चलो कि मेरिट लिस्ट बनाई गई, उसमें सभी लोग एक ही नंबर पा गए, मतलब एक ही आरक्षण वाले हो गए, तो उसमें ये है कि सभी के अंकों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद जितना भी प्रतिशत होगा उसे 10 से विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे मान के चलो अगर हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 10 से डिवाइड करने पर 4.5 मतलब 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 5.9 मतलब 5.9 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। इतना तो खैर आप लोग समझते ही होंगे, कक्षा 5 पास होंगे तब भी जान जाएंगे। खैर, इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं CGPA पद्धति में अंक भी अंगड़ित किए जाएंगे। कुल मिला के कोई कहता है कि भैया हम तो प्रतिशत वाला ज़माने में नहीं थे, हम ग्रेड पाए थे, तो ग्रेड का भी वो अंक निर्धारण किया जाएगा। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्त अंक के आधार पर इसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब ये नहीं कि इंटर है तो हम ग्रेजुएशन किए हैं तो हमको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो इंटर हाई स्कूल है जितने भी मानक है उतना ही लिया जाएगा। तो समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु समान हो तो शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे जो है ज़्यादा पढ़ाई आपकी काम करेगी, लेकिन कब? जब उस दशा में कि जैसे 2 लोगों को एक समान अंक मिल गए, तो उसमें जो है सबसे पहले देखा जाएगा कि किसकी आयु कम दिन की बची है, तो उसे पहले दिया जाएगा ऑफ़र कि भैया इनकी तो 2-4 साल बची है, तो इनको पहले हम इनसे ड्यूटी करवा लेते हैं, तुम अगली भर्ती की तैयारी कर लेना। और अब यहाँ आरक्षण की बात आती है, तो आरक्षण की बात करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों
सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेश का अनुपालन किया जाएगा। कुल मिला के जैसा भी आरक्षण का नियम बनाया गया है उस हिसाब से आरक्षण आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की जाएगी। कुल मिला के आगे की बात करते हैं कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के चयन के संबंध में पूर्व में कई बार चयन कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, उनमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति की आरक्षित पद हेतु अधिकतम 2 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाएगी। और यदि आरक्षित वर्ग के संबंधित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो संबंधित ग्राम सभा, न्याय पंचायत क्षेत्र से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो ऐसा बहुत कम ही होगा दोस्तों, क्योंकि सब बेरोजगार बैठे हैं तो फटाफट भर जाएंगे। उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि भाई खाली रह गई सीटें। ये तो बहुत पहले होता था कि जो लोग नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होते, अरे हम नौकरी नहीं करेंगे, लंबरदार हैं, तो उनके लिए होता था। लेकिन अब कोई लंबरदार नहीं, सब नौकरी के लिए परेशान हैं। तो सभी इसमें ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब और आगे की बात करते हैं कि इसके बाद भी यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आकलन कर लिया जाए और इस केंद्र को अनारक्षित करते हुए आवश्यकता हो तो किसी अन्य रिक्त केंद्र को आरक्षण श्रेणी में ले लिया जाए। जिनमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, यदि परियोजना स्तर पर उपयुक्त कार्यवाही किए जाने के उपरांत में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का आकलन कर लिया जाए और एक परियोजना में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उसकी प्रतिपूर्ति दूसरी परियोजना में रिक्त पदों पर आरक्षण करते हुए पूर्ण कर ली जाए। इन दोनों स्थितियों में जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। भाई वो तो होता ही है, क्योंकि डीएम है, जिलाधिकारी है, वो तो पूरे ज़िले का अधिकारी है, उसका तो मान्य ही होगा। तो और बाकी नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति जो है चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। तो बाकी आप सभी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार डिफाइन कर रहा हूँ तो जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, आप लोग बोर ना हो। तो मैं पढ़ता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्रों के मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा। अर्थात एक ग्राम सभा, बात समझिए, एक ग्राम सभा वार्ड में कई केंद्र सृजित हों तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जाएगा। ठीक है। तो और बात अगर समायोजन करते हैं तो एक बार समायोजन पर बात कर लेते हैं कि यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका की शादी के पश्चात उसके ससुराल की ग्राम सभा या न्याय पंचायत या वार्ड जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका का पद रिक्त है तो उसे भी उक्त के सापेक्ष ही समायोजित किया जाएगा। उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं होगी कुल मिला के। और बात करते हैं कि यदि कोई 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जाती हैं तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उनके समायोजन किए जाने पर विचार किया जाएगा। कुल मिला के जिलाधिकारी ही कर सकता है जो कुछ भी करेगा। बात करते हैं उक्त स्थिति में सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो। और सेवा समाप्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री एवं सहायिका लाभ के पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति, जिला सदस्य, नगर पालिका सभासद, पार्षद, मेयर इत्यादि आदि निर्वाचित हो जाती है तो उसकी उक्त मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए अलग नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बात अगर करें तो ये है कि जैसे मान के चलो कि आंगनबाड़ी में भर्ती आप हो गए, उसके बाद भैया
चुनाव लड़ गए, चुनाव में ज़्यादा फ़ायदा दिखने लगा, चुनाव लड़ गए, समाज सेवा करने का मूड बना तो आप समाज सेवा के लिए सभासद हो गए। तो इस टाइप में आपकी जो आंगनबाड़ी की प्रक्रिया थी आपका, तो वो आंगनबाड़ी की सेवा से आप स्वतः निवृत्त हो जाएंगे। गवर्नमेंट आपको मानदेय कुछ सब बंद कर देना, उसके लिए कोई वो नहीं है कि अरे बिना नोटिस दिए कैसे हो गया, कोई वो नहीं। तो यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र मतलब अलग कहीं अलग रहने लगती है, तो ऐसी स्थितियों में मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। भैया समझने वाली बात है कि अगर आप कार्यकर्त्री बन गई हैं और आपकी शादी हो गई या अलग कहीं रहने लगी, तो वहाँ पे आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या जो भी पद पे तैनात होंगे, तो वो सारी सेवाएं ख़त्म कर दी जाएंगी आपकी। और मैंने पहले ही बताया था कि जिलाधिकारी पूरे ज़िले का मालिक होता है, तो चयन प्रक्रिया का पूर्ण दायित्व तो जिलाधिकारी का होगा। इसमें ज़्यादा वो कुछ समझने बूझने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पदों पर चयन हेतु जनपदवार रिक्तियों की सूचना जनपदों को प्रेषित की जाएगी। कृपया इन शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व में कोई चयन की कार्यवाही जनपद में प्रारंभ की गई है तो उसे निरस्त कर दिया जाए। समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है। ये तो खैर उनका एस राधा चौहान जी का जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका वो संदेश था। ये सब जो है प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना, ये सूचना के लिए है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये गरिमा यादव जी हैं विशेष सचिव, उनके द्वारा ये बताया गया था। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ठीक है। ये अभी जैसे ही ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है इस समय, जैसे ही तैयार हो जाएगा तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट बन के आएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर स्कैन करके सबमिट करेंगे। बाल विकास परियोजना जनपद का नाम डालेंगे, यहाँ पे पद का नाम आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी। इस तरह से ये फॉर्म जो है ऑफलाइन इसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दी हूँ कि अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं या कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या होगा, कैसे सबमिट किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली जो बेल होती है घंटी टाइप में उसमें सब्सक्राइब के बगल, उससे ज़रूर दबा देंगे तो ऐसे ही से बन जाएगा। समझ रहे हैं? देखो इसमें आपका ही फ़ायदा है भैया, इनडायरेक्टली मेरा फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका फ़ायदा बहुत है, क्योंकि सबसे पहले आपको सूचना हम ही प्रदान कराएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो आगे की बात करते हैं। तो ये जो है फॉर्मेट होगा, पति का नाम, पिता का नाम, आवेदक का मोबाइल नंबर, इस तरह से फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। देख लीजिए इतना कुछ आपका कॉलम भरना पड़ेगा। क्रमांक है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो कब निर्गत किया गया, आय प्रमाण पत्र क्या है, क्रमांक क्या है आय प्रमाण पत्र का, जन्मतिथि क्या है, शब्दों में और इधर अंकों में और इधर शब्दों में सब लिखा जाएगा पूरा। और जितना भी पढ़ाई लिखाई आप अब तक किए हैं, कक्षा 5, कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी ज़रूरी है। और अंत में ये घोषणा पत्र जो कि हर फॉर्म में दिया जाता है, घोषणा पत्र वो उसमें लिखा रहेगा फॉर्म में, वो आपको नीचे केवल वो साइन सबमिट करके स्कैन करके लगा देना होता है। वो हम बताएंगे, वो अगले वीडियो का विषय है। और ये संलग्नकों का विवरण है जो कि आप संलग्न करेंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट संलग्न कर लिए या 5वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सभी चीज़ों की जो कुछ भी लगाएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये तो आपको सबको लिखा मिलेगा, नीचे साइन करके आप, बस इतना ही है, आपको दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि एक बार मैं फिर से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भैया हमको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो जब से भरे जाएँ, फिर और कैसे भरे जाएंगे, कैसे क्या होगा, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में
पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो इसका इस विषय पे अगला वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन प्राप्त होती है मैं समय समय पर जानकारी भी लिया करता हूँ। मेरे पास हैं कई सीक्रेट्स जो आपको जानना ज़रूरी नहीं है, मैं प्राप्त कर लेता हूँ जानकारियाँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो इसके बगल में होता है उसे आप ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया इधर एक लाइक का बटन होता है, अंगूठा ऊपर होता है ऐसे करके, तो वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। क्योंकि आप तो मोबाइल ऑन किए, चला दिए, खाना खा रहे हो, बैठे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भैया हम वीडियो बनाए तो लगती है मेहनत। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर ठोक दीजिए भैया। और अगर ना पसंद आया हो तब भी ठोकिए, क्योंकि भैया मेहनत करते हैं यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं। लाइक कीजिए और अगर आपके रिलेशन में या आपके संबंधियों में कोई है तो उसे शेयर कीजिए, जानकारी उन्हें भी प्राप्त कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।